चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कह रहा है तीन प्रतिरोध 2 ओम, 3 ओम तथा 4 ओम को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इन्हें 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। 2 ओम, 3 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इनकी बाइसिंग यहाँ पे हमने दिखा रखी है पहले से ही कि ये 2 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में जब जोड़ा जाता है तो उसके एक सिरे को, पहले सिरे को बिंदु ए से जोड़ देते हैं तथा दूसरे सिरे को बिंदु बी से जोड़ दिया। अब ऐसे ही 3 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ना है तो इसके भी एक सिरे को ए से जोड़ देते हैं और दूसरे सिरे को बी से जोड़ देते हैं। और जब 4 ओम को जोड़ना हो समांतर क्रम में, एक सिरे को ए से जोड़ दिया और दूसरे सिरे को, इस वाले पॉइंट को बी से जोड़ दिया। अब इन दोनों को क्या करते हैं, 24 वोल्ट की बैटरी से, तो ए का जो पॉइंट है इसको धन बैटरी से जोड़ दिया और बी का जो पॉइंट है इसको यहाँ पे इसको ऋण प्लेट से जोड़ दिया। तो ये 24 वोल्ट की बैटरी से क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। जो क्वेश्चन में दे रखा है 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। तो परिपथ हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। तो अब हमें दे क्या रखा है, तो R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, प्रतिरोध R1 की प्रतिरोध ये जो है R1 है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 ओम है। प्रतिरोध R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये 3 ओम दे रखी है। R3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये 4 ओम दे रखी है। और वोल्टेज जो दे रखा है, तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने के बाद 24 वोल्ट की बैटरी से जो जोड़ रखा है वो वोल्टेज कितना दे रखा है, V की वैल्यू है 24 वोल्ट है, 24 वोल्ट है। ठीक है। अब जब प्रतिरोध हमारे समांतर क्रम में लगे होते हैं, किस क्रम में लगे होते हैं, समांतर क्रम में लगे होते हैं, तब परिपथ की जो तुल्य धारिता होती है वो कितनी जाती है, 1/R = R1 + R2 + R3 हो जाती है। ठीक है। तो परिपथ की समांतर क्रम में होने के कारण परिपथ की तुल्य धारिता समांतर क्रम में होने के कारण परिपथ की तुल्य ये जो धारिता होगी वो 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 हो जाती है। अब R1, R2, R3 की वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो 1/R इक्विवेलेंट जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 1/2 धन 1/3 धन 1/4। अब तीनों के हरों को हमें क्या करना है, बराबर करना है। इसके लिए क्या करेंगे, 2, 3, 4 का लासा लेते हैं जो कितना आता है, 12 आता है। तो 4 को 12 बनाने के लिए 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को 12 बनाने के लिए 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को 12 बनाने के लिए 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया गया। 1/R इक्विवेलेंट जो आया वो हमारा कितना आया, अब सबका हर जो था बराबर हो गया, कितना हो गया, 12 हो गया। अब 6 कम 6, 4 1 कम 4 और 3 1 कम 3। ठीक है। तो टोटल जो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस है 1/R की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 6 4 10 3 13, 13/12। यानी कि जो टोटल तुल्य प्रतिरोध निकला है वो कितना आ गया, 1/R इक्विवेलेंस की वैल्यू 13/12 आई। तो R इक्विवेलेंस की जो वैल्यू आएगी वो कितना जाएगी, 12/13। ये तुल्य प्रतिरोध है, ये 12/13 ओम आ जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद में दे रखा है वोल्टेज का मान दे रखा है और I का मान हमें ज्ञात करना है। तो ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या हो जाएगा, V = कितना होता है, I/R होता है। V की वैल्यू रख दीजिए, कितना दे रखा है, 24 दे रखा है, तो 24 रख दीजिए। I की वैल्यू हमें ज्ञात ही करनी है। R हमने निकाल रखा है, टोटल प्रतिरोध कितना निकाल रखा है, 12/13। अब ये 13 गया 24 से मल्टीप्लाई होने, 13 गया 24 से मल्टीप्लाई होने, तो 24 × 13, 24 × 13 आया और अपॉन में कितना आ जाएगा, 12। ठीक है। अब यहाँ पे I, ठीक है, मल्टीप्लाई कर यहाँ से डिवाइड करना, 12 डिवाइड में चला गया तो 12 × 12, 12 × 24। यानी I की वैल्यू कितनी आ गई, 13 × 2, 13 × 26, 26 एम्पियर की धारा ये प्रवाहित हो रही है। ठीक है। 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 एम्पियर। हमें उम्मीद है आपको सबको समझ में आया होगा। प्रश्न संख्या 7 की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कह रहा है दिए गए परिपथ के अमीटर का पाठ्यांक ज्ञात करो। अमीटर ऐसी डिवाइस जो वैद्युत धारा को मापने के काम में आता है और एक परिपथ बताया गया है कि जिसमें 10 वोल्ट की
बैटरी लगी है जिससे 1 ओम का प्रतिरोध, 2 ओम के प्रतिरोध, 2 ओम के प्रतिरोध, 3 ओम के प्रतिरोध आपस में कनेक्ट है। फिर ज्ञात करने के लिए कह रहा है परिपथ की तुल्य प्रतिरोध, परिपथ की धारा और 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का विभवांतर। यहां पर विभवांतर कितना है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध टोटल रेजिस्टेंस कितना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, और परिपथ कुछ ऐसे होता है। क्या अब परिपथ का हम लोग एनालिसिस करते हैं, देखते हैं क्या कैसे जुड़ा हुआ है। तो ये प्लस है, इससे 1 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। आगे ये 2 ओम और 2 ओम किस क्रम में जुड़े हुए हैं, दोनों ही जो प्रतिरोध है वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। इनका एक सिरा एक बिंदु से, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से। अब ये 2 ओम और 2 ओम किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। और जो तीसरा ओम है ये 1 ओम के साथ में ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जो नया जो अब हमें सबसे पहले 2 ओम और 2 ओम के लिए तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा कि इनका जो है, इनकी जगह पे एक नया प्रतिरोध हम एक एडजस्ट कर सके। 2 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे कि इसको हटाकर एक नया प्रतिरोध इंसर्ट किया जाए, डाला जाए, जो लगाया जाए वो क्या हो, ये इन दोनों की तुल्य प्रतिरोध के क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो सबसे पहले बता दीजिए 2 ओम तथा 2 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अतः इनकी जगह पे जो इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना हो जाएगा, मान लीजिए R1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, R1। तो 1 इसका जो फार्मूला होता है समांतर क्रम का 1/r = R1 + R2, ये यहाँ पे दोनों है तो 1/2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1/2 यानी 2/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। R1 की वैल्यू कितनी निकली, 1 ओम निकल आई। ठीक है, अब इसकी जगह पे ये जो फिगर है कुछ चेंज होके कुछ हमारा ऐसे बन जाएगा। ये 10 वोल्ट की बैटरी हो गई और यहाँ पे 1 ओम का प्रतिरोध हो गया। फिर यहाँ पे इन दोनों प्रतिरोधों को हटा के, इन दोनों प्रतिरोधों को हटाने के बाद में एक नया प्रतिरोध लगाएगा जिसकी धारिता, जिसका तुल्य प्रतिरोध कितना है, 1 ओम आया है, 1 ओम। और यहाँ पहले कितना था, 1 ओम था, और यहाँ कितना है, 3 ओम है। ये ऐसे कुछ ऐसे इंटरफेस हमको दिखाई देता है। यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी आ गई। ठीक है, अब 1 ओम और 3 ओम किस क्रम में लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में लगे हैं। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तो लास्ट में फाइनल इसमें क्या करेंगे, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1 ओम तथा 3 ओम श्रेणी क्रम में लगे हैं। अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा श्रेणी क्रम में होने के कारण जो R इक्विवेलेंस होता है वो R इक्विवेलेंस जो होता है वो R1 R2 + R3 ऐसे जुड़ता चला जाता है। तो R इक्विवेलेंस तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा कितना, R = R1 R2 R3। यहाँ पे ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये मैंने यहाँ पे इन दोनों की जगह पे एक नया प्रतिरोध लगाया था, 2 ओम को जोड़ के एक नया प्रतिरोध लगाया था, तो 1 ओम का आया था। ठीक है, अब इसके लिए यहाँ पे जो फार्मूला जाएगा ये कितना जाएगा, 1 ओम + 1 ओम और +3 ओम यहाँ पे। तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, R इक्विवेलेंस कितना हो जाएगा, 3 2 5 ओम परिपथ की जो तुल्य प्रतिरोध होगा। अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, कितना हो जाएगा, 5 ओम होगा। ठीक है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ये पहले क्वेश्चन था जिसका आंसर निकल आया है। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब हमें याद करना है क्वेश्चन नंबर 2 में दूसरा कह रहा है क्या, परिपथ की धारा बतानी है, परिपथ की धारा बतानी है। तो धारा बताने के लिए ओम के नियम से, परिपथ की धारा बताने के लिए परिपथ की ये जो धारा होगी वो क्या हो जाएगी, ओम के नियम से V = IR। ओम के नियम से कितना हो जाएगा, V = I और R। टोटल वोल्टेज कितना है, टोटल वोल्टेज है 10। I कितना है, मेजर करना है, R कितना है, 5 है, R कितना है, 5 है। तो यानी 10/5 = कितना हो जाएगा, I। ठीक है, अब यहाँ पे 5 × 5 5 दूनी 10, I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 एम्पियर आ जाएगी। ये हमारा दूसरा प्रश्न भी क्या हो जाएगा, सॉल्व हो गया। अर्थात परिपथ की धारा कितनी हो जाएगी, 2 एम्पियर हो जाएगी। अब तीसरे बिंदु पे चलते हैं, अपने तीसरे प्रश्न पे, जो कह रहा है 3
ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों पर विभवांतर, ये जो यहाँ पे जो 3 ओम लगा है यहाँ पर कितना वोल्टेज होता है। ठीक है, जब श्रेणी क्रम में होते हैं, कोई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, तब वहां पे वोल्टेज अलग अलग हो जाता है। और अदरवाइज जब समांतर क्रम में जुड़े होंगे तो उनके लिए जो वोल्टेज होगा सबके लिए कैसा होता है, एक जैसा होता है। वोल्टेज यहाँ पे एक जैसा होता है। समांतर क्रम में धारा भिन्न होती है और वोल्टेज एक जैसा होता है। ठीक है, यहाँ पे अब हमें 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है। तो फिर ओम के नियम से लगाना पड़ेगा। V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई और आर रख दीजिए। टोटल वोल्टेज कितना है, फिर से ओम के नियम से देख लीजिए। तीसरा प्रश्न भी कैसा होगा, ओम के नियम से, यानी कि 3 ओम प्रतिरोध वाले सिरे पर कितना विभवांतर, 3 ओम के नियम से V इक्वल्स टू आई और आर। आर कितना बोल रखा है कि आर हमारा भाई कितना हो, 3 होना चाहिए। और परिपथ में कितनी धारा बह रही है, अभी हमने टोटल मेजर किया, कितना है, 2 है। और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, विभवांतर पूछा है तो 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों पर जो विभवांतर होगा कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट का हो जाएगा। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दिए गए विद्युत परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है तथा विद्युत वाहक बल 20 वोल्ट है। एक परिपथ बनाया गया है और परिपथ में जो सेल लगा है 20 वोल्ट का, इसके अंदर जो इसका आंतरिक प्रतिरोध है वो 1 ओम है और जो इसका जो विद्युत वाहक बल है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो कितना है, टोटल जो वोल्टेज है कितना है, यहाँ पे 20 वोल्ट का है। ठीक है, और क्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए, फिर ज्ञात करने के लिए परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध यानी तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, परिपथ की धारिता ज्ञात करनी है और ए व बी बिंदु के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक है, देखते हैं परिपथ का समायोजन कैसे किया गया है। तो यहाँ पे परिपथ 20 वोल्ट की बैटरी से करंट निकल रही है जो आगे जाके 6 ओम और 5 ओम के प्रतिरोध में, ए व बी बिंदु बने हैं 6 ओम और 5 ओम जो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध दिखाए जा रहे हैं और इनसे एक समांतर क्रम में प्रतिरोध लगाया गया है, वो 6 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में लगाया गया है। अब ये दोनों ही समायोजित होकर कहां जा रहे हैं, इनसे जब करंट निकल रही आगे जा रही है 6 ओम में और जो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो 1 ओम का, वो भी श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा। अब सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं कि ये जो ए व बी बिंदु के बीच में जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना है, उसको ज्ञात करते हैं। ए व बिंदु के बीच में जो प्रतिरोध है वो कितना है बताते हैं। तो पहले देखते हैं 6 ओम तथा 5 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में 6 ओम तथा 5 ओम श्रेणी क्रम में है। तो इसके लिए जो प्रतिरोध होगा कितना जाएगा, आर डैश मान लिया, कितना मान लिया, आर डैश मान लिया इसके लिए। तो कितना जाएगा, श्रेणी क्रम का जो फार्मूला होता है कितना जाएगा, 6 ओम प्लस 5 ओम, R1 प्लस R2 होता है, 6 5 11 ओम, ये इसका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। अब 11 ओम 6 ओम के साथ में किस तरीके से समायोजित है, वो समांतर क्रम में है। ठीक है, अब 11 ओम तथा 6 ओम समांतर क्रम में लगे हैं। जो इनका जो समीशन आया इसको हटा के एक नया प्रतिरोध लगाना पड़ेगा। तो इसको हटा के इसकी जगह पर एक नया प्रतिरोध आ गया है, उसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 11 ओम। कितनी है, 11 ओम। ठीक, अब इसकी जगह पे अब 11 ओम 6 ओम के साथ में किस तरीके से जुड़ा है, तो समांतर क्रम में जुड़ा है। तो इसके लिए जो तुल्य प्रतिरोध आएगा 1/r डैश माने तो r डबल डैश मान लीजिए, कितना हो जाएगा 1/11 धन 1/6, हर बराबर करना है, 11 6 का लाता 66 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 6 प्लस 11 अपॉन कितना हो जाएगा 66, 11 6 17, 17 बटा कितना हो जाएगा 66, यानी r डबल डैश की वैल्यू कितनी होगी 17/66, यानी r डबल डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा, संख्या पलट जाएगी 1/r डबल डैश 17/66, तो r डबल डैश बराबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 66/17, 66/17 टोटल हो जाएगी। ठीक है, तो अब इन दोनों प्रतिरोध को हटाकर एक नया प्रतिरोध लगाया गया जिसका जो तुल्य प्रतिरोध कितना है वो r डबल डैश है, उसकी वैल्यू कितनी है 66/17। अब हमने इसको क्या किया है, इरेज किया, हटाया गया, यानी परिपथ से इसको हटा के एक नया प्रतिरोध लगा दिया जाता है जिसका प्रतिरोध, जिसकी तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाता है, वो कितना दिया है, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू जो दी है ये 66/17 है। 66/17 ओम का एक नया प्रतिरोध ये क्या हो जाएगा, बी बिंदु बन गया और 66/17 ओम
66/17 ओम का नया प्रतिरोध यहाँ पे लगा दिया गया है। 66/17 ओम का नया प्रतिरोध लगा दिया गया है। तो अब सर्किट डायग्राम हमारा कुछ ऐसे दिखने लगता है। अब 66/17 ओम और 6 ओम और एक जो आंतरिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध है वो किस क्रम में लगे हुए हैं? श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पे 66/17 ओम, 6 ओम तथा 1 ओम। ये 1 ओम क्या है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, किस क्रम में लगे हुए हैं? श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो परिपथ की तुल्य धारिता, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? अब फाइनली ज्ञात करना है। तो R बराबर कितना हो जाएगा? R इक्विवेलेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 66/17 धन 6 ओम प्लस 1 ओम। ठीक है, अब यहाँ पे 6 एक साथ हो जाएगा, तो यहाँ पे 66/17 और 7 बटा प्लस 6 कितना जाएगा? 7। ये हो जाएगा R। ठीक है, अब देखेंगे 17 को हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। आगे देखिए जरा, 17 छक्का 110, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 हो जाएगा। R की 66 प्लस 17 सत्ते 119 बटा कितना हो जाएगा? 17। अब इसको जोड़ते हैं तो R की वैल्यू कितनी आ जाती है? R की वैल्यू 9 6 15 का 5, 6 1 7 है, कितना जाएगा? 8/1, यानी कि 185/17। अब 185 से 17 को भाग करेंगे तो लगभग कितना आ जाता है? ये लगभग 10 तक आ जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे 185 से मैंने 17 को भाग किया, 17 कम 17 बटा कितना? 1, ऊपर से उतारा 5, नहीं गया 0, तो 0 बार लेके गए तो आया 15, फिर नहीं जा रहा तो दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 नहीं है 153, 17 अट्ठे 136, तो 10.8 आ जाता है। तो ये लगभग जो बुक में आंसर है लगभग कितना जाता है? 10 ओम। ये 10.8 ओम आया है, तो हम इसको कितना कंसीडर करते हैं? जो टोटल प्रतिरोध है कितना है? 10 ओम का प्रतिरोध हमारा निकला। इसका परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना निकल आया है? 10 ओम निकल आया है। ठीक है, ये परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है। अब हमें सेकंड नंबर पे ज्ञात करनी परिपथ की धारिता, परिपथ की धारिता, परिपथ की धारा, परिपथ की धारा ज्ञात करने के लिए ओम की वैल्यू 20 I और R से। V की वैल्यू कितनी है? 20 है। I की वैल्यू कितनी है? ज्ञात करनी है। R की वैल्यू टोटल कितनी निकली? 10। तो यहाँ पे 20/10 इसका क्या हो जाएगा? I, या फिर I इसका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा? 2 एम्पियर हो जाएगा। I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 एम्पियर। अब तीसरी बात में क्या कह रहा है? तीसरी बात में कह रहा है दो बिंदु A व B के बीच विभवांतर बताना है। जो हमारा तुल्य प्रतिरोध 66/17 निकला था, अब इनके बीच में जब श्रेणी क्रम में लगे होंगे तो अलग अलग विभवांतर होता है, तो यहाँ पे विभवांतर कितना है उसको मेंशन करना है। ठीक है, तो यहाँ A व B के बीच में विभवांतर ज्ञात करना है। तो A व B के बीच विभवांतर, A व B के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा? तो देखते हैं 20 ओम के वैल्यू से 20 कितना हो जाएगा? I और R हो जाएगा। तो यहाँ V की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। I की वैल्यू कितनी निकली? 2 निकली है। R की वैल्यू है 66 बटा कितना है? 17। अब यहाँ पे कितना जाएगा? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1, 13/17। अब 17 से 132 को क्या करिए? भाग करिए, और 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 सत्ते 119। ये लगभग 7 पॉइंट समथिंग बार में क्या हो जाएगा? 7 पॉइंट समथिंग बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये लगभग कितना जाएगा? तो टोटल वोल्टेज की जो वैल्यू होगी वो लगभग कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी लगभग 7 वोल्ट। ए व बी के बीच में जो विभवांतर होगा वो लगभग कितना होगा? 7 वोल्ट का होगा। आप लोग क्वेश्चन को देखिए और जरूर लगाइए। चलिए प्रश्न संख्या 9 की ओर आते हैं, जो कह रहा है दो विद्युत लैंप जिनमें से एक का अनुपातांक 100 वाट 220 वोल्ट तथा दूसरे का 60 वाट 220 वोल्ट है, वैद्युत मेंस के साथ समांतर क्रम में संयोजित है। यदि वैद्युत आपूर्ति की वोल्टता 220
वोल्ट है तो मेंस से कितनी धारा ली जाती है। दो बल्ब है जिनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है और पहला बल्ब जिसका पावर कितना है 100 वाट है और दूसरे का पावर कितना है 60 वाट है। ठीक है, इस बात को समझना है। दो बल्ब है, एक को 220 वोल्ट पर जलाया जाता है तो 100 वाट क्या करता है, ऊर्जा की खपत करता है और इसके बदले में इतनी ही एनर्जी रोशनी प्रदान करता है। फिर दूसरा है 220 वोल्ट पे इसको जलाया गया तो ये केवल 60 वाट ही ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। ठीक है, एक को 220 पे जलाया गया तो 100 देता है एनर्जी और एक को 220 पे जलाया गया तो केवल 60 वाट की ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है। ठीक है, और दोनों ही किस क्रम में लगा दिए गए हैं, दोनों ही 220 वोल्ट के सोर्स से लगा दिए गए हैं। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पे मेंस से कितनी धारा ली जा रही है। अगर यहाँ से धारा अगर निकल रही है तो ये धारा दो भागों में डिवाइड होगी, यहाँ पे I1 हो जाएगा और ये I2 हो जाएगा। I1 और I2 की वैल्यू, I1 यानी टोटल करंट जो होगी I बराबर I1 प्लस I2 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे जो पहला लैंप है, पहले लैंप की जो पावर देखते हैं क्या क्या दिया है। पहला लैंप इसकी पावर कितनी है 100 वाट है। कितनी पावर है 100 वाट है, 100 वाट लिख लीजिए। वोल्टेज इसका कितना है, तो इसका वोल्टेज है कितना है V1 का, ये भी कितना है 220 वोल्टेज है। समांतर क्रम में होंगे तो समांतर क्रम के लिए जो दोनों का वोल्टेज क्या होता है, समान होता है। अब दूसरा लैंप जो है, दूसरा लैंप इसकी पावर कितनी है, ये P2 है, कितना है 60 वाट ऊर्जा उत्पन्न करता है और जबकि वोल्टेज हमें कितना देता है, हमसे 220 वोल्टेज लेता है। ठीक है, अब पहले लैंप का प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो पहले लैंप का जो प्रतिरोध होगा, पहले लैंप का प्रतिरोध अब हमें ज्ञात करना है। तो ये जो R1 आएगा तो ये हो जाएगा V²/T पावर। ठीक है, वोल्टेज है R1 आया तो वोल्टेज कितना है पहले के लिए, तो 220 है, 220 इंटू 220 अपॉन पावर कितनी है 100, तो 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, 22/7 484 और ओम आ गया। तो पहले लैंप का प्रतिरोध कितना हो गया 484 ओम। ऐसे ही दूसरे लैंप का प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। दूसरे लैंप का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, दूसरे लैंप का प्रतिरोध R2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा V²/T से। तो वोल्टेज कितना है, वोल्टेज बराबर है 220 गुणा 220 बटा पावर कितना है 60, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 484 22/7 484 0 बटा यहाँ पे 6 से काटो, 8 छंग 48, यहाँ पे 0 और 6 छंग 36, यानी कि लगभग 6 दशमलव कुछ आएगा। तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा 806 ओम। पहले लैंप का प्रतिरोध 484 कम है, ठीक है, इसलिए धारा का मान ज्यादा था, ग्लो ज्यादा हुआ। यहाँ पे दूसरे ओम का प्रतिरोध क्या है, ज्यादा है, धारा का मान क्या हो जाएगा कम, ग्लो कम किया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके बारे में, दोनों ही क्या है समांतर क्रम में होने के कारण, दोनों ही क्या है समांतर क्रम में है। अब इसके कारण क्या करना है कि अब हमें धारा की धारा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और V दिया है और R ज्ञात कर लिया है, V और R हमने ज्ञात कर लिया है। अब हमें क्या करना है, धारा के मान को ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले लैंप की धारा कितनी हो जाएगी, पहले लैंप के लिए धारा जो कितनी हो जाएगी, पहले लैंप के लिए जो धारा हो जाएगी, सपोज करिए I1 हो गई, कितनी हो जाएगी I1। ठीक है, तो यहाँ पे कितना जाएगा V/R1, ओम के नियम से V/ कितना जाएगा R1। ठीक है, वोल्टेज कितना है, वोल्टेज हमारा है 220, R1 कितना निकला 484, तो यहाँ पे आया 22 से काटा,
22 एकम 22, 22 22 हम 484, ऊपर 0, यानी 10 बटा कितना आ जाएगा 22। 10 बटा 22 का मतलब हुआ 2 से काटा, 2 पंचे 10 और 11। अब 5 से हम 11 से हम 5 को क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो यहाँ पे दशमलव लगाया 0, 11 चौक कितना हो गया 44, बचा कितना 6, फिर यहाँ पे 0, 11 बचे 55, यानी कि जो करंट की वैल्यू कितनी आ गई 0.45, ये आ जाएगी एम्पियर। पहले के लिए करंट की वैल्यू कितनी आ गई 0.45 एम्पियर। ऐसे ही दूसरी लैंप के लिए जो धारा का मान होगा, दूसरे लैंप के लिए धारा का मान, लैंप में जो धारा होगी वो I2 है। कितनी है, मान लिया I2 है। I2 के लिए क्या जाएगा V/R2 ओम के नियम से, ठीक है। V वोल्टेज कितना है, बराबर है सभी के लिए 220 बटा कितना, R2 का मान कितना निकला 806, ठीक है। अब इसको क्या करना है, काटना है। इसको काटेंगे कैसे, देखिए भाई, इसको भाग करना है। 806 से हम 806 से 220 को क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। नहीं गया, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 2 बार गया, 2 बार लेके जाइए तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12, और यहाँ पे 8 दूनी 16, यहाँ पे 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 7, और 11 में से 5 6 गया 5, और फिर यहाँ पे 0 एक और लगाया। अब की बार हम इसको लेके जाते हैं 8 से 56, 7 बार लेके जाते हैं, तो टोटल करंट कितना जाता है 8 से 56, 56 का 56, ये 0 था, और 8 से 56, ठीक है। तो लगभग चला गया हमारा पूरा डिवाइड चला गया, तो लगभग कट के कितना आता है, तो यहाँ पे आता है 0.27 एम्पियर, ठीक है। यही जो धारा है I1 और I2, यही धारा क्या है I1 और I2 कहाँ से जा रही है, ये जो धारा यहाँ से 220 वोल्टेज से आ रही है, धारा निकल रही है, यहाँ दो भाग में स्प्लिट हो रही है I1 और I2, यही धारा ज्ञात करनी है। तो I बराबर क्या जाएगा, मेन से ली गई कुल धारा का मान कितना जाएगा I1 प्लस कितना हो जाएगा I2। I1 का मान कितना है, ये है 0.45 प्लस 0.27, इसको जोड़ लीजिए तो यहाँ पे I का मान निकल आएगा। जो मेन से धारा ली जा रही है 7 5 12, 12 का 2, 4 2 6, 6 1 क्या हो जाएगा 7, यहाँ पे दशमलव, तो 7.2 एम्पियर की धारा मेंस से ली जा रही है। मेंस से ली जाने वाली धारा, मेंस से ली जाने वाली धारा ये कितनी है, ये है 7.2 एम्पियर, 7.2 एम्पियर की धारा है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। 10वें नंबर प्रश्न की ओर, एक वैद्युत परिपथ के किसी चालक में बहने वाली वैद्युत धारा का मान 10 एम्पियर है प्रति सेकंड। इससे बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम है, ठीक है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये इतना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा। I बराबर क्या होता है Q/T, और Q बराबर जानते हैं Ne होता है। Q का मान इक्वेशन 1 में रख दीजिए, तो I बराबर कितना हो जाता है Ne/T, और धारा का मान दिया ही दिया है। धारा कितनी दे रखी है, I की वैल्यू दे रखी है 10 एम्पियर, 10 एम्पियर दे रखी है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे रखा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और जो समय है वो 1 सेकंड दे रखा है। कितना दे रखा है, 1 सेकंड का। सारी वैल्यूज को उठा के पुट कर देना है, ठीक है। अब ये इक्वेशन यहाँ पे इसमें पुट कर देना है। इक्वेशन 1 में ये इक्वेशन 2 आ गई, तो हम इक्वेशन 2 ये सारी वैल्यूज उठा के समीकरण 2 में रख देते हैं। तो I का मान कितना है, 10 है, ठीक है। N का मान ज्ञात करना है, और E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 है, और T का मान कितना है, 1 है। N का मान यहाँ से निकाल लीजिए, N को रोका, और 10 बटा कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19, 19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 की पावर माइनस हर में है, हर से अंश में जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। तो यहाँ पे 10
बटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये हो जाएगा, ये कटा 100 हो गया। n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे इसको क्या करना है, ये आप सीधे 16 से 100 को भाग करिए। 16 से 100 को भाग किया, 16 छक्का 96, 96 बचा 4। फिर आगे यहां से क्या किया आपने, जीरो ले लिया 19 में से, तो 2 जीरो 19 में से ले लिया, तो यहाँ पे 2 माइनस कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 0, 16 दूना 32, 32 बटा कितना 8, कितना जाएगा 16 पंचे 80, 80 ये टोटल का टोटल क्या हो जाएगा, डिवाइड हो गया, ठीक है। तो यानी ये कट के कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 ये 4 गुणे 10 की पावर 2 जीरो इसमें से लिए गए तो यहाँ बचा 17 और बटा कितना आ गया 16। जब 16 से 10,000 को भाग किया गया तो 625 आया, 625 आया, तो यहाँ पे 625 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा 17, ठीक है। अब 2 अंक के बाद में, 2 अंक के बाद में दशमलव या 3 अंक के बाद में दशमलव लगा देते हैं, यहाँ पे 0.625 यानी इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 3 और 10 की पावर कितना जाएगा 17। n बराबर कितना जाएगा 0.625 इंटू 10 की पावर 20, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन उस कंडक्टर से पर सेकंड प्रवाहित हो रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे 0.625 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड उस चालक से प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 11 की ओर आते हैं, जो कह रहा है आपके घर में प्रयुक्त 1.5 किलोवाट का एक एयर कंडीशनर प्रतिदिन 10 आवर चलाया जाता है। प्रतिमाह 30 दिन खर्च होने वाले वैद्युत ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि प्रति यूनिट वैद्युत ऊर्जा का मूल्य 7 रुपए हो। घर में 1.5 किलोवाट का एक एयर कंडीशनर एसी चलाया जाता है, जो शक्ति कितनी है 1.5 किलोवाट है, ठीक है। और प्रतिदिन कितना चलता है, तो प्रतिदिन चलता है कि 10 घंटे चलता है, ठीक है। और फिर कह रहे हैं एक महीने में कितना खर्च आएगा। महीने का जो बताया है, दिन बताया है, महीने में दिनों की संख्या बताई है वो 30 दिन बताई गई है, ठीक है। तो और एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का जो मूल्य है वो 7 रुपए है, ठीक है। तो एयर कंडीशनर की यहाँ पे जो शक्ति दी गई है किलोवाट, ये क्या है, एयर कंडीशनर की शक्ति है। एयर कंडीशनर की ये जो शक्ति है, P की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.5 किलोवाट। एक दिन में कितना चलता है 10 घंटे, ठीक है। हम इसका दैनिक उपयोग कितना करते हैं, दैनिक उपयोग जो हो रहा है हमारे घर में वो कितना हो रहा है पर डे, ये होता है 10 आवर होता है, ठीक है। अब तो प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की खपत होगी, एक दिन में 10 घंटा, एक दिन में 10 घंटा, शक्ति कितनी है 1.5 किलोवाट, ठीक है। तो प्रतिदिन ऊर्जा की खपत कैसे निकालेंगे, P इंटू टाइम होगा। प्रतिदिन हमारे घर में कितनी ऊर्जा की खपत होती है, प्रतिदिन ऊर्जा की खपत कितनी हो रही है, ऊर्जा खपत कितनी होती है 10 घंटा डेली चलता है और कितने किलोवाट का चलता है 1.5 किलोवाट का, ठीक है। तो टोटल कितनी ऊर्जा खर्चा होती है, यानी कि 15 से एक अंक बाद दशमलव 15 किलोवाट आवर। इतनी ऊर्जा की खपत हमारे यहाँ प्रतिदिन ऊर्जा की खपत होती है, ठीक है। अच्छा, एक दिन में इतना होती है तो मासिक कितना होगी, तो मासिक उपभोग हम देखेंगे। मासिक उपभोग एक महीने में मासिक उपभोग कितना होता है, मासिक उपभोग कितना हो जाएगा, दिनों की संख्या कितनी बताई है 30 दिन में, एक दिन में 15 किलोवाट आवर, तो 30 दिन में कितना हो जाएगा 30 गुना 15, तो 15 पे कितना हो जाएगा 45, 445 किलोवाट आवर। इतनी ऊर्जा की खपत होगी। अच्छा, फिर इसके बाद में एक महीने में जो हमारी यूनिट आएगी कितनी आएगी 450 किलोवाट आवर आएगी। फिर
हमें क्या बताया गया है कि एक यूनिट का जो दाम है 7 रुपए है, तो 450 यूनिट का दाम कितना हो गया। एक यूनिट का मूल्य कितना है, एक यूनिट का दाम, एक यूनिट का मूल्य कितना है, एक यूनिट का मूल्य कितना बताया गया है, मूल्य बताया गया है 7 रुपए है। कितना रुपए, 7। तो 450 यूनिट का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 450 यूनिट का मूल्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 से मल्टीप्लाई, 450 गुणा 7, 5 सत्ते 35, 35 का 5 हासिल है 3, और 7 चौक 28, 28 और 3 31, 3150 रुपए, 3150 रुपए। इसी की गणना करनी थी कि एक महीने में प्रति माह में विद्युत ऊर्जा का जो खर्च हो रहा है उसका मूल्य कितना होगा, तो 3150 रुपए होगा। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। आइए प्रश्न संख्या 12 पढ़ते हैं, जो कह रहा है आपके घर के विद्युत मीटर पर 250 वोल्ट 20 एम्पियर लिखा है। आप इस मीटर से अपने घर में अधिकतम कितना विद्युत भार संचालित कर सकते हैं। आपके घर में जो विद्युत मीटर है इसके ऊपर 250 वोल्ट 20 एम्पियर लिखा है, अर्थात 250 वोल्ट पर कोई मीटर है, अगर काम करेगा तो इससे जो निकलने वाली जो धारा होगी वो 20 एम्पियर की धारा होगी। ठीक है, और अधिकतम कितना विद्युत भार संचालित करेगा। ठीक, यहाँ पे जो भार की बात की गई है उसको गणना करना है। ठीक है, अब यहाँ पे P के मान को हमें बताना है कि P का मान क्या हो जाएगा, V और I। तो अधिकतम विद्युत भार निकालना है, अधिकतम विद्युत भार, अधिकतम विद्युत भार की गणना करना है, यानी P की गणना करना है। P इक्वल क्या होता है, V इंटू आई, V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है, वोल्टेज दिया हुआ है, कितना दिया है, V दिया है, V की वैल्यू है 250 वोल्ट, और जो करंट है I की वैल्यू कितना दिया है, 20 एम्पियर दिया हुआ है। तो P का मान निकाल लीजिए इक्वेशन 1 में रख के। तो P का मान कितना हो जाएगा, 250 इंटू 20, 250, 25 गुना 50, और यहाँ पे 2 जीरो, और यहाँ पे कितना जाएगा, वाट। ये शक्ति हो गई, टोटल विद्युत भार हो गया P। अब 250 वाट है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, किलोवाट, 5 किलो वाट। ये क्या हो जाएगा, अधिकतम विद्युत भार। यही क्या हो जाएगा, अधिकतम विद्युत भार कितना हो जाएगा, P = 5 किलोवाट का हम लोड अपने घर पे रख सकते हैं। हम प्रश्न संख्या 13 की ओर चलते हैं, जो कह रहा है 1000 वाट सामर्थ्य वाले एक विद्युत हीटर को 250 वोल्ट के विद्युत मेंस से जोड़ा जाता है। गणना कीजिए हीटर में प्रवाहित धारा का मान, हीटर के तार का प्रतिरोध, हीटर में प्रति मिनट उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा, और हीटर को 2 घंटे उपयोग में लाने से किलो वाट घंटे में व्यय ऊर्जा, यानी 2 घंटे तक हम एक हीटर को यूज कर रहे हैं तो किलोवाट घंटे में कितनी ऊर्जा व्यय होगी उसका मान हमें बताना है। ये 4 पॉइंट्स को हमें कैलकुलेट करना है। तो दे रखा है, सामर्थ्य दे रखा है, तो हीटर का सामर्थ्य, हीटर की शक्ति कितनी दे रखी है, हीटर की शक्ति अथवा सामर्थ्य, सामर्थ्य कितना दे रखा है, P = कितना दे रखा है, 1000 वाट। पहले प्रश्न को हम लोग हल करने जा रहे हैं। ठीक है, वोल्टेज कितना दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है 250 वोल्टेज, वोल्टेज दिया है। V की वैल्यू कितनी दे रखी है, 250 में से जोड़ जाता है, 250 वोल्ट से जोड़ जाता है। तो विद्युत हीटर यहाँ पे गणना कीजिए, धारा का मान बताना। ठीक है, तो धारा जो हो जाती है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे अब हम धारा के मान को गणना करेंगे। तो हीटर में जो प्रवाहित धारा होगी I, वो क्या होगी, वो पावर
ये P इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू आई के बराबर होगा। जो पावर होगा वो वोल्टेज इंटू करंट के बराबर होगा। अब यहाँ पे P का मान कितना दे रखा है 1000 और वोल्टेज का मान कितना दे रखा है 250 और I जो है ये क्या हो जाएगी, इसको हमें ज्ञात करना है। तो I का मान कितना हो जाएगा 1000 बटा 250, 250 चौका 1000, यानी I की वैल्यू जो आई कितना आया 4 एम्पियर की करंट इसमें हीटर में क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। ठीक है, जब उसकी सामर्थ्य, हीटर की सामर्थ्य कितनी है 1000 है और उसका वोल्टेज कितना है 250, तो उस हीटर में प्रवाहित होने वाली धारा का मान 4 एम्पियर होगा। अब प्रश्न संख्या जो इसका दूसरा पार्ट है उधर आते हैं। हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए ओम के नियम से तार का प्रतिरोध V इक्वल टू आई आर आर, V इक्वल टू आई और आर। V दिया है, V कितना दिया है, V का मान दे रखा है 250, ये ओम का नियम से, ओम के नियम से, सॉरी V का मान कितना दे रखा 250, I का मान जस्ट हमने कैलकुलेट किया है 4 और R का मान बताना है। हीटर के तार का प्रतिरोध R, यानी 250 बटा कितना हो जाएगा 4 बराबर कितना हो जाएगा R, 2 से काटा 125 आया, 125 का आधा कितना होता है 62.5, 4 दूनी 120, 5 का आधा 2.5, 62। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 62.5 ओम। ठीक है, यहाँ पे हमने तीसरा आंसर प्राप्त कर लिया। अब इसके बाद में हमें प्राप्त करना है, दूसरा प्राप्त हुआ है, अब तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ना है। हीटर में प्रति मिनट उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा प्रति मिनट, यहाँ पे समय दे रखा है, समय का मान कितना दे रखा है, समय t बराबर कितना दिया है 1 मिनट, 1 मिनट बराबर कितना होता है 60 सेकेंड के, 60 सेकेंड के, और 60 सेकेंड का 60 सेकेंड समय है और इसमें 1000 सामर्थ्य वाला जो हमारा हीटर है वो क्या हो रहा है, जल रहा है। इसकी पावर कितनी है, हीटर की पावर कितनी है 1000 वाट के। 1000 वाट का हीटर अगर 60 सेकेंड तक जलेगा तो कितनी ऊष्मा को उत्पन्न करेगा, तो जो ऊष्मा बराबर क्यू होगा, जो ऊष्मा होगा प्रति मिनट उत्पन्न ऊष्मीय जो ऊर्जा होगी P बराबर Q बराबर कितना होगा P इंटू टी हो जाएगा। प्रति मिनट उत्सर्जित ऊष्मीय ऊर्जा का मान, प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊष्मीय ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा P इंटू टी हो जाएगा। T की वैल्यू तो पर सेकंड है, तो T की वैल्यू कितनी है 1000 और सेकंड टाइम की वैल्यू कितनी है 60, तो यहाँ पे टोटल पर सेकंड कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 और 60,000 जूल। ये क्या हो जाएगी प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊष्मीय ऊर्जा का मान है, ये हो जाएगा प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊष्मीय ऊर्जा का मान Q बराबर कितना हो जाएगा 60 जूल हो जाएगा। ये हमारा तीसरा प्रश्न का उत्तर था। अब चौथे प्रश्न के उत्तर की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, चौथा प्रश्न कह रहा है कि हीटर को 2 आवर उपयोग में लाने से किलोवाट घंटे में व्यय ऊर्जा, अगर 2 घंटे तक हमने हीटर को जलाया है तो कितनी ऊर्जा हमारी व्यय हो रही है। ठीक है, समय किसमें बता रहा है किलोवाट घंटे में, किलोवाट घंटे में बताना है और 2 घंटा दिए रखा है। ठीक है, तो 2 घंटे में खर्च की गई ऊर्जा, 2 घंटे में खर्च की गई ऊर्जा कितनी हो जाएगी 2 घंटे में खर्च ऊर्जा, ये E बराबर कितना हो जाएगा, पावर देखेंगे इसकी पावर कितनी है और कितने टाइम तक वो चलता है। हीटर की पावर कितनी है 1000 है। अच्छा, कितने समय तक जलाया, घंटे में पूछा है, घंटा ही रख दीजिए, तो कितना जाएगा 2 घंटे तक जलाया, तो कितना जाएगा 2000 किलोवाट, 2000 किलोवाट, और किसमें है घंटे तक चलाया तो 2000 किलोवाट पर आवर। ये क्या हो जाएगा 2 घंटे में खर्च ऊर्जा का मान हो जाएगा।
हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यही चारों डाटा कैलकुलेट करने की बात कर रहा था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये आपके आंसर है, आप इनको नोट करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद।